Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। साथियों, आज की इस वीडियो में हम बीएससी नर्सिंग का पेपर हल करेंगे। ठीक है, इससे पिछली वीडियोस में मैंने इसके अन्य पेपर हल करे थे। ठीक है, तो उसी का ये नेक्स्ट पार्ट होगा जिसमें हम 25 क्वेश्चन फिजिक्स के यहाँ पर हल करने वाले हैं। एक बार मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, डिटेल में हम देखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हुए चलेंगे। ठीक है, कुछ इस प्रकार से 100 क्वेश्चंस हैं यहाँ पर। क्योंकि देखिए, क्वेश्चंस रिपीट बहुत बारी होते हैं और जनरली जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, भले क्वेश्चन रिपीट ना हो लेकिन कॉन्सेप्ट रिपीट होता है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के इसको शुरू करते हैं। बाकी आप चैनल से जुड़ सकते हैं, आपको अन्य जानकारी वहां पर मिल जाएगी। ठीक, तो 75 क्वेश्चन है हमारा। विच ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to natural and human activity। यानी कि प्राकृतिक या मानव प्रक्रिया से भी जो मेजर आपका नाइट्रोजन का ऑक्साइड है वो नॉट अ कॉमन पॉल्यूटेंट, यानी कि सामान्य क्या नहीं है, प्रदूषक नहीं है, ये पूछा गया है। तो N2O और NO2 ये तो है पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, जनरली इसका सही उत्तर हो जाएगा N2O5, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। रेशियो ऑफ डायमेंशन ऑफ ए बाई बी इन द वेव इक्वेशन। वेव इक्वेशन दी गई है y बराबर a साइन AT माइनस bx। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है कि a बाई बी का हमें डायमेंशन निकालना है इस गिवन वेव इक्वेशन में से। देखिए, ये क्या है, ये थीटा है। अगर इक्वेशन को आप कंपेयर करो तो ये थीटा है, फेज डिफरेंस है। तो यहां पर क्या होगा, जो ये वैल्यू होगी ये क्या होगी, डायमेंशनलेस। क्या होगी, डायमेंशनलेस। ठीक, अब ये डायमेंशनलेस है तो हम इससे क्या करेंगे, देखिए AT माइनस BX इज डायमेंशनलेस, यानी कि M नॉट L नॉट T नॉट, यानी कि 0 0 इनकी क्या हो जाएगी, डायमेंशंस हो जाएंगी। अब इनको क्या करेंगे, हम अलग अलग कंपेयर करते हैं। ठीक है, AT बराबर हो जाएगा हमारा M नॉट L नॉट T नॉट। पहले हम इस वाले पोर्शन को लेंगे तो यहां पर हमारी वैल्यू हो जाएगी A की डायमेंशन बराबर, ये T का डायमेंशन इस तरफ जाएगा, ये क्योंकि 0 है तो T माइनस 1, ये हमारा पहला इक्वेशन आ गया। अब दूसरा इसको कंपेयर करते हैं, BX बराबर M नॉट L नॉट T नॉट। ठीक, तो BX, X के क्या वो, X की जगह हम क्या लिखेंगे, L, यानी कि लेंथ। ठीक, तो लेंथ जब इस तरफ जाएगी तो हमारा ये हो जाएगा L माइनस 1, तो हमारा ये दूसरा पोर्शन भी आ गया। अब हमसे क्या निकालने के लिए पूछा था, A बाई बी। जब हमें A बाई बी निकालने के लिए बोला है तो A की डायमेंशन दी गई है, B की डायमेंशन दी गई है। तो A की हो जाएगी हमारी T माइनस 1, B की हो जाएगी हमारा L माइनस 1। L ऊपर की तरफ गया तो L T माइनस 1, ये हमारा उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हमने यहाँ पर इसको हल किया। ठीक है, तो L T माइनस 1 इसका क्या आ गया, सही उत्तर हमारा आ गया। बढ़े अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, इस क्वेश्चन का आपका आंसर बी टिक कर लेंगे। अगला कुछ इस प्रकार से दिया गया है कि A वेक्टर माइनस B वेक्टर का जो मॉड है बराबर A का मॉड बराबर B वेक्टर का मॉड। ठीक, तो एंगल बिटवीन हमें निकालना है। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, A माइनस B का स्क्वायर बराबर मॉड का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर प्लस B वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा। ठीक है, सिंपल इसको हम यहाँ पर हल करेंगे। इसको कन्वीनियंट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हम x मान लेंगे। लेट x बराबर मॉड एक वेक्टर वेक्टर ए का मॉड वेक्टर बी का मॉड, यानी कि तीनों बराबर हैं तो तीनों x हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अगर हम वैल्यूज पुट करें तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x एक्स कॉस थीटा। ठीक,
क्योंकि ये तीनों वैल्यूज बराबर दी गई है ना, तो हमने इसको ऐसा मान लिया। ठीक, तो यहां से इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x² माइनस 2x² कॉस थीटा। सिंपल हल कर रहे हैं, ठीक है। 0 बराबर आ जाएगा x² माइनस 2x² कॉस थीटा। अब देखिए 0 बराबर हो जाएगा हमारा, x² कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 कॉस थीटा। देखिए x किसी भी नंबर का स्क्वायर कभी भी 0 नहीं हो सकता, ठीक है। आप खुद से करके देख लीजिए, इटसेल्फ अगर इसमें 0 ना हो तो ये 0 नहीं हो सकता, राइट। तो इसको हम 0 लेके चलेंगे तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा बराबर 0। ये इस तरफ गया, कॉस थीटा बराबर 1/2। अब देखिए कॉस की वैल्यू 1/2 कब होती है, 60 डिग्री पे। तो हमारा उत्तर मिल गया कि नहीं, ठीक है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर ये मिल गया, ठीक। हमारा उत्तर क्या हो गया फिर अब 60 डिग्री। आई होप कि इजीली मैंने समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या है, अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम रूफ of the train and the train is moving with the acceleration of a, the angle of inclination of pendulum from vertical is, ठीक। एक सरल दोलक यानी कि देखिए मान लीजिए ये क्या है, ट्रेन है। अब देखिए ट्रेन के रेस्पेक्ट में अगर हम देखें, यहां पर मैं इसको मान लेता हूं ये हमारा पेंडुलम है, ठीक। पॉइंट मास यहां पर सस्पेंडेड है। देखो अगर मैं मानूं इसके रेस्पेक्ट में, ट्रेन के रेस्पेक्ट में, ट्रेन किस एक्सेलरेशन से जा रही है, ए एक्सेलरेशन से, ये इस तरफ भाग रही होगी, ठीक। अब देखिए मैंने क्या करा, मान लीजिए जब ये इस तरफ को जा रही होगी तो एक स्यूडो फोर्स एक्ट करता है इस डायरेक्शन में, ठीक। एम ए जो कि इस डायरेक्शन में क्या करेगा, आपका एक्ट करेगा, ठीक है। तो ये कुछ इस प्रकार से सस्पेंड हो जाएगी। तो देखिए इसका डायग्राम अगर मैं यहां पर कुछ इस प्रकार से बनाऊं, ठीक है। ये जैसे यहां पर सस्पेंडेड था यहां पर से, ठीक। तो जो टेंशन होगी, टेंशन देखिए मास यहां पर है तो टेंशन फोर्स इसमें लग रहा होगा, तो जो टेंशन क्रिएट हो रही होगी कुछ इस प्रकार से इस डायरेक्शन में क्रिएट हो रही होगी, ठीक। दूसरा, और हमने बात करी एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा था ट्रेन की रिस्पेक्ट में, एंड देन एक फोर्स जो स्यूडो फोर्स लग रहा होगा एम ए, वो इस तरफ लग रहा होगा, ठीक। और जो एम जी यानी कि इसका वेट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से लग रहा होगा वो नीचे की तरफ लग रहा होगा, ठीक। अगर हम इसके कंपोनेंट्स निकाल लें इस तरफ और इस तरफ, ये थीटा है हमारा, तो ये जो हमारा थीटा की तरफ प्रोजेक्शन वाला कंपोनेंट क्या होता है, कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा हमारा टी के रिस्पेक्ट में, टी का प्रोजेक्शन निकालेंगे तो टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये हमारा जाएगा टी साइन थीटा, ठीक। यहां तक आपको समझ में आया। अब देखिए इस एम ए को कौन बैलेंस कर रहा है, टी साइन थीटा, और इस टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, टी एम जी। दो इक्वेशन हमारी यहां पर से मिल गई, ठीक। तो इन इक्वेशन को एज इट इज लिख लेंगे, दैट इज टी साइन थीटा बराबर एम ए, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या बनी हमारी, टी कॉस थीटा बराबर एम जी, ठीक। 1 एंड 2। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग 1 एंड 2, हाँ। तो टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा, टी से टी कैंसिल, बराबर एम ए अपॉन एम जी, एम से एम कैंसिल, तो हमारा आया टेन थीटा बराबर ए बाई जी, ठीक। और अगर हम थीटा बराबर निकालें तो टेन इनवर्स ए बाई जी, तो ये कहां पर दिख रहा है आपको, ये आपको दिख रहा होगा टेन इनवर्स ए बाई जी, ऑप्शन सी, ठीक है। बस प्रोजेक्शन को हमें समझना है। देखिए यहां पर से जो ये डायग्राम है ये मैंने यहां पर बना दिया, आपका एक्सेलरेशन इस तरफ लग रहा था, जो स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा इस तरफ एम ए होगा, एंड देन जो टेंसाइल फोर्स था, टेंशन था, वो इस तरफ लगेगा, क्योंकि देखिए इस चीज से ये सस्पेंडेड है ना यहां पर से, तो इसमें टेंशन लगेगी। फिर हमने इसके प्रोजेक्शन निकाले, ठीक है, इसका हॉरिजेंटल प्रोजेक्शन और हमारा वर्टिकल कंपोनेंट निकाले, तो फिर इस प्रकार से हमने इसको हल करा।
ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, द masses of two particles A and B are 2 kg 4 kg respectively, which particle has greater inertia? ठीक है, तो देखिए होता क्या है, जो हमारा इनर्शिया होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मास से। तो जिसका मास ज्यादा भाई उसमें क्या होगा, ग्रेटर इनर्शिया होगा, क्योंकि वो इनर्शिया क्या होता है कि जो पोजीशन उसकी है तो वो अपोज करता है ना अपनी स्टेट को चेंज करने के लिए। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बर्ड फ्लाइंग इन द स्काई हैज, देखिए एक बर्ड फ्लाई कर रही है स्काई में, राइट, उसकी हाइट भी है और उसकी गति भी है। जब गति होती है तो काइनेटिक एनर्जी होती है, और जब हाइट हो गई तो पोटेंशियल एनर्जी हो गई, यानी कि बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी आर देयर। ठीक, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रेशियो ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट एंड आवर हैंड ऑफ अ वाटर इज, वाटर वॉच होगा। ठीक है, ये तो एक घड़ी की जो मिनट वाली सुई है और जो आपका घंटे वाली सुई है, दोनों के बीच एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो पूछा गया। अब देखिए एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, ओमेगा बराबर डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ये क्या था, एंगल। ठीक, तो देखो जो मिनट वाली सुई होगी वो क्या करेगी, 360 डिग्री यानी कि 2 पाई रेडियन पूरा घूमने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट लगेगा। कितना, 60 मिनट, 1 घंटा या 60 मिनट। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा किसके लिए, मिनट एंड के लिए। ठीक है, ओमेगा मिनट एंड के लिए हम क्या कर लेंगे, 2 पाई अपॉन 60। ठीक है, ये इक्वेशन 1 होगी। अब देखिए जो आवर एंड है, ठीक है, घंटे की सुई, उसके लिए हमारा हो जाएगा 2 पाई अपॉन, अब 1 घंटा, देखिए जो आपका घंटे वाली सुई है पूरे 12 घंटे में एक राउंड पूरा करेगी। तो 12 गुणा 60 मिनट, दैट इज 720 मिनट्स। ये दूसरी इक्वेशन होगी। अब दोनों को डिवाइड कर दो बस, और कुछ नहीं करना, बस डिवाइड कर दो। ठीक है, रेशियो हमें निकालना है ना, तो ये सीधे हमने यहाँ से डिवाइड करा तो ये हमारा 2 पाई से 2 पाई कैंसिल हो गया, ये ऊपर की तरफ गया तो 720 अपॉन 60, ये हमारा हो जाएगा 12×72 दैट इज 1। तो ओमेगा मिनट रेशियो ओमेगा आर एंड बराबर 12:1 इज आवर आंसर। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया, आंसर हमारा हो गया 12:1, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, द यंग्स मॉडुलस ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज इंफिनिटी। ठीक है, इनफिनाइट इसका सही उत्तर हो जाएगा इंफिनिटी, ऑप्शन बी। ठीक, ये हमने 12th क्लास में पढ़ रखा है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सिस्टम गोज फ्रॉम द स्टेट ए टू बी, ठीक, वाया टू प्रोसेस फर्स्ट एंड सेकेंड एज सोन इन फिगर। ठीक है, एज सोन इन फिगर। तो इफ डेल्टा V1 एंड डेल्टा V2 आर द चेंजेस इन इंटरनल एनर्जीज इन द प्रोसेस 1 सेकेंड रेस्पेक्टिवली, देन हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें स्टेट फंक्शन के बारे में ये बात ध्यान में रखनी हुई कि स्टेट फंक्शन में हमने पढ़ा था कि इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन में किसमें डिपेंड करेगी, ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, यानी कि इनिशियल और फाइनल स्टेट पर ही ये डिपेंड करती है ना। इट्स चेंज डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स, नॉट ऑन द पथ, यानी कि जो ये पूरा पथ इसने कवर किया इस पर डिपेंड नहीं करेगी ना, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर ही क्या करेगी ये जो है आपका डिपेंड करेगी। तो जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा V1 बराबर डेल्टा V2, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। द मिक्सचर ऑफ H2 and O2 gases are filled in a vessel at constant temperature. The ratio of root mean square velocities of three their gases are, यानी कि एक बर्तन में H2O2 गैसों का मिश्रण एक नियत ताप पर भरा गया है। इन गैसों के अणुओं की वर्गमूल यानी कि रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज निकालनी। देखिए रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी हमने पढ़ी थी 3RT अपॉन m, ठीक है, जहां पर हमारा m क्या था, मोलर मास था, R क्या था, गैस कांस्टेंट था, ठीक है, टेम्परेचर, T मींस टेम्परेचर सर, ठीक। तो फिर आगे को हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मोल निकालने हैं H2 और O2 के, क्योंकि देखिए H2 के मोल कितने होंगे, ठीक है, H2 के मोल और उसके मोल हमें यहाँ पर निकालने हैं, दैट इज 32 एंड 1 एंड 32, ठीक है। तो इसको इस फॉर्मूले में रखेंगे, क्योंकि अगर हम इसका देखिए H2 का सेपरेटली निकालेंगे, इसका सेपरेटली निकालेंगे तो भी ये चीजें तो कैंसिल होंगी, ठीक है, ये कैंसिल ही होंगी ना, चेंज सिर्फ इसमें है मोल में। तो हम सिंपली इसको अगर हल करेंगे MO2 अपॉन MH2, मैंने सीधे ही हल कर दिया, ठीक है, दैट इज 32 अपॉन 2 रूट 16 बराबर हो जाएगा हमारा 4:1, ठीक है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है, ये हमारा वेलोसिटी आरएमएस ऑफ O2। इस प्रकार से हमारा क्या निकल गया, रेशियो निकल गया 4:1। हमें सिर्फ फॉर्मूले में चीजें रखनी थी बस, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। देखिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी सरल लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए, देखिए ये पेंडुलम वाले क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेंगे। क्या कर दी जाए, इफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम बिकम्स 4 टाइम्स देन इट्स फ्रीक्वेंसी विल बी, एक फॉर्मूला आपने सिंपली पढ़ा होगा 2 पाई रूट L बाई जी, ठीक है, टाइम पीरियड का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक। तो ये जहां पर आपका ये जी एक्सीलरेशन ग्रेविटी है और हमारा ड्यू टू ग्रेविटी, और एल हमारा क्या है, लेंथ है, ठीक है। तो हमने एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था F बराबर 1 अपॉन टी, फ्रीक्वेंसी बराबर, तो यहां से अगर हम फ्रीक्वेंसी निकालें, सिंपल फ्रीक्वेंसी तो हो जाएगी हमारी 1 अपॉन 2 पाई रूट जी बाई एल, इक्वेशन 1, ठीक है। अब जो न्यू फ्रीक्वेंसी है, जो चेंजेस होने के बाद फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई रूट जी बाई 4L, क्योंकि L को हमने क्या कर दिया था, दुगना कर दिया था, सॉरी L को हमने कितना गुना करा था, 4 टाइम्स कर दिया था, तो 4L, ठीक। तो बराबर इसको अगर हम कंपेयर करें, ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन 2 आ गई। अब इन दोनों को कंपेयर करो, तो ये इन दोनों को जैसे ही हम कंपेयर करेंगे, ये G है, ठीक है, ये G है और ये भी G है, तो यहां पर आप देख रहे होंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 1/2 ऑफ F, यानी कि जो ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी थी उसका हाफ, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, हाफ, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, सिंपली हमने उसमें फॉर्मूले में उसको पुट करा और उसको कंपेयर करा, बस और कुछ नहीं करा। सुपरसोनिक प्लेन फ्लाई, no, मैंने बताया था आपको, मोर देन स्पीड ऑफ साउंड, यानी कि साउंड की स्पीड जो है कहीं पर 332 अप्रोक्स, ठीक है, तो उससे ज्यादा अगर इनकी स्पीड होगी तो वो क्या कहलाते हैं, सुपरसोनिक। जैसे हमारा तेजस, राफेल, जो भी सुपरसोनिक जेट्स होते हैं उनकी साउंड तेज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द ट्रायंगल, इलेक्ट्रिक फील्ड एट इट्स सेंट्रॉइड। हमने पढ़ा था यहाँ पर अगर एक Q अगर यहाँ पर प्लेस कर दिया जाए एट द ईच कॉर्नर ऑफ ट्रायंगल, देन क्या हो जाता है, सेंट्रॉइड पर 0 होता है, ठीक है, सेंट्रॉइड पर, ये हमने पढ़ रखा था सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, तो ये तो सिंपल है, ये देखो ये और ये पैरेलल हैं तो इन दोनों का निकाल लो, ये और ये पैरेलल है इन दोनों का निकाल लो, उसके बाद ये तीनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, फिर सही, तो इनको जोड़ेंगे तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है, ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, ये 10वीं से ही इंट्रोड्यूस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल एमिटर, क्या होगा, रेजिस्टेंस 0 होगा तभी तो उसमें वोल्टेज का ड्रॉप डाउन नहीं होगा, तो 89 का हमारा क्या हो जाएगा,
दैट इज क्योंकि बिना वोल्टेज ड्रॉप के जो हमारा करंट है तभी फ्लो होगा, तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए, जहां पर बी हमारा मैग्नेटिक क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और ए हमारा एरिया है। ठीक है, तो इसका और इसका जो हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला होता है उसको अगर हम लिखें तो सिंपली एम टी माइनस टू ए माइनस वन एल स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये हमारा कुछ उत्तर आ गया जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, बिल्कुल सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एलएम वेव्स हैज लार्जेस्ट वेवलेंथ। सबसे जो ज्यादा लार्जेस्ट आपका वेवलेंथ किस वेव की होती है, तो आपका होती है रेडियो वेव्स की। रेडियो वेव्स इसमें है नहीं, उसके बाद आपका होती है किसकी, माइक्रोवेव्स की, उसके बाद आपका होती है इंफ्रारेड। तो यहाँ पर देख रहे होंगे माइक्रोवेव है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। द फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज आर 20 and -40 centimeter and placed in a contact, the equivalent power of combination of lenses will be। देखिए लेंस फॉर्मूला, सबसे पहले तो इनकी जो लेंस है इसको मीटर में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है, फोकल लेंथ जो दे रखी है, तो पहले की f1 बराबर हो जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर। f2 को भी चेंज करेंगे तो -40 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा माइनस का 0.4 मीटर। ठीक, अब हमने क्या पढ़ा था, पावर का फॉर्मूला पढ़ा था P1 बराबर 1/f1। ये हमारा फॉर्मूला होता है ना, पावर बराबर 1 फोकल लेंथ, तो 1/0.2 दैट इज 5 डायोप्टर। ठीक है, ये कैसे आया, यहाँ से 10 नोट आया, ऊपर 10, 2 पंचे 10। ठीक, तो P2 निकालेंगे तो हम 1 माइनस का 0.4 दैट इज -2.5 डायोप्टर। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद पूछा है तो 5 प्लस माइनस का 2 माइनस 5 बराबर हो जाएगा 2.5, यानी कि ढाई आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा क्या हो गया, सही उत्तर आ गया। ठीक, ये थोड़ा सा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। तो हमारा ये उत्तर आ गया, आसान सा क्वेश्चन था। अगला है हमारा द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड द पाथ डिफरेंस। सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना था। ठीक है, 5 बराबर होता है लेमडा 2πx, तो हम इसको कंपेयर करेंगे तो ऑप्शन सी 1 AMU इज इक्वल टू, ठीक है, एटॉमिक ये क्या होता है, AMU बराबर एटॉमिक मास यूनिट, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट होते हैं 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो सिंपल था, ऑप्शन सी आपको ये याद भी होना चाहिए। अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डिकेज 25% ऑफ इनिशियल इन 16 डेज, इट्स हाफ लाइफ पीरियड इज। देखो पहला जितना था उसका 25% हो गया, यानी कि एन नॉट का 25%, यानी कि 25% क्या होता है, 1/4, दैट इज एन नॉट बाई 4। ये अब बच रखा है, ये कहने का मतलब है। ठीक है, मान लीजिए शुरुआत में एन नॉट क्या था, जो है आपका मटेरियल था उसमें। ठीक है, रेडियो एक्टिव एटॉमिक मटेरियल था उसमें, बट वो खत्म होकर के देखिए टी हाफ लाइफ में क्या हो गया, वो एन नॉट बाई 2 बन गया। फिर से टी हाफ लाइफ टाइम में क्या हुआ, वो फिर से हाफ बन गया, दैट इज एन नॉट बाई 4। ठीक, अब जो ये एन नॉट बाई 4 है, ये यही कह रहा है कि 25% इनिशियल जो है वो डिके हो गया है, तो हमें हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। सिंपली यहां पर से अगर हम इसको कंपेयर करें तो टी हाफ बराबर हो जाएगा, टोटल टी बराबर क्या हो जाएगा, देखिए टी हाफ और टी हाफ, तो 2 टी हाफ बराबर 16 डेज दिया हुआ है।
ठीक है, यहाँ पर 16 डेज दे रखे हैं ना, जहां तक ये पहुंचा इनिशियल में एन नॉट था, फिर डिके होना शुरू हुआ और अब एन नॉट बाई 4 बच रखा है। तो देखिए टी हाफ बाई टी हाफ, तो 2 टी हाफ बराबर 16 डेज दिया है, 2 इस तरफ जाएगा, तो टी हाफ बराबर सिंपल 16/2 दैट इज 8 डेज। 8 दिन आपका उत्तर आ गया, इजी क्वेश्चन था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन अ एलसीआर सीरीज सर्किट आर इज 3 ओम, ठीक है, एंड एक्सएल इज 11 ओम एंड एक्ससी इज इतना। तो एडमिटेंस हमें निकालना है। तो हमने क्या पढ़ा था, एडमिटेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ इम्पीडेंस होता था ना, ठीक है, इम्पीडेंस का क्या होता था, रेसिप्रोकल होता था। और इम्पीडेंस का हमें फॉर्मूला पता है, रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, आर दिया हुआ है, आर बराबर 3 ओम दिया हुआ है, एक्स एल दिया है आपका 11 ओम, एक्स सी दिया है 7 ओम। तो सिंपली फॉर्मूले में पुट करो, इजी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। जेड बराबर हो जाएगा हमारा रूट 3 स्क्वायर प्लस 11 माइनस 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 4 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारा 9 प्लस 16 बराबर 25 यानी कि 5। ठीक है, तो जेड तो 5 आ गया। अब देखिए हमें क्या निकालना है, एडमिटेंस निकालना है, जो कि होता है 1/z यानी कि इम्पीडेंस का रेसिप्रोकल था। तो दैट इज 1/5 बराबर 0.2 महो। इसकी यूनिट भी महो होती है, इसका ध्यान रखना। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उत्तर आ चुका है, दैट इज क्या आया हमारा 0.2 महो। ठीक, आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। विच ऑफ द फिनोमेना इज नॉट एक्सप्लेन बाय हाइजेंस वेव प्रिंसिपल। देखिए इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब इससे वेव फिनोमेना से समझाए जाते हैं, बट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं समझाया जा सकता क्योंकि फोटोन क्वांटम इसमें जुड़ गया। ठीक है, क्वांटम नेचर। Next question, in a transistor, the relation between two current gains simply alpha बराबर बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा। ये फॉर्मूलेज है, फॉर्मूलेज ही याद रखने थे। कितने क्वेश्चन तो एज इट इज फॉर्मूले पूछ लिए, तो सारे फॉर्मूले आप याद रखना 11 12 के। मैंने आपको बताया भी था कि 11th और 12th की केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी आप पढ़ लीजिए। फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज रिलेटेड टू, देखिए ए बी एंड द आउटपुट इज इस प्रकार से। ठीक है, तो यहां पर जो हमारा गेट होगा ये हो जाएगा नैंड। ठीक है, क्योंकि देखो जब 0 हमारा आ रहा है तो आउटपुट 1 आ रहा है, एंड जब भी एक या फिर या तो एक ए में हो या एक बी में हो, तब आपका जो हमारा क्या है आउटपुट है वो 1 आ रहा है। ठीक, और 1 इन 1 में 0 आ रहा है, तो हमारा नैंड गेट हो जाएगा ऑप्शन बी। द डिस्पर्सिव पावर ऑफ अ प्रिज्म डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म। नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म में ये डिपेंड करती है। ठीक है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे संबंधित है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसी से संबंधित है ना, तो जिससे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स संबंधित है उसी से क्या हो जाएगा हमारा नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ प्रिज्म, यानी कि डिस्पर्सिव पावर भी उससे संबंधित हो जाएगी। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ सीखने को मिला होगा। बाकी अगली सीरीज आते रहेंगे, चैनल से जुड़े रहिएगा। बाकी एएनएम, जीएनएम और बीएससी नर्सिंग अन्य जानकारी के लिए आप चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।